फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों के लिए एक वीडियो सीरीज प्रिपेयर करने वाले हैं जो आपको हेल्प करेगी आईटी कंपनी के अंदर कोई भी पोजीशन के लिए अप्लाई करते हो उस टाइम पे इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, जिसमें मेरा किरदार होगा यानी अंजलि पटेल का इंटरव्यूअर का, और मेरे साथ है मानव सर जिनका किरदार होगा एक इंटरव्यू देने के लिए आए हुए कैंडिडेट का। इंटरव्यू के कन्वर्सेशन के दौरान कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो उनको नहीं समझ में आएंगे या फिर वो क्वेश्चंस को कैसे आंसर करते हैं, और आफ्टर क्वेश्चन के आंसर के बाद मैं वही क्वेश्चन का आंसर आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। फ्रेंड्स, वही क्वेश्चन का आंसर आप मेरी स्क्रीन पे भी देख पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये सीरीज हम आप लोगों के लिए इसलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि आप आईटी की कंपनी में कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हो तो आप इसको प्रॉपर्ली प्रिपेयर करो, रिवाइज करो, और जैसे हम लोग फ्लुएंटली क्वेश्चन एंड आंसर कर रहे हैं आप भी इसकी प्रैक्टिस करके ऐसे ही अपना इंटरव्यू क्रैक कर सको। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी सीरीज। हेलो मानव, गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. Hello Manav, my first question is what is meaning of recursion? So basically, recursion when function call itself is called recursion. Okay, fine. And what is meaning of recursive? This method is called recursive. Okay. So friends, यही क्वेश्चन को अगर हम लोग यहाँ पे नॉर्मली समझे, जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, तो फंक्शन जो अपने आप को खुद ही कॉल कर देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिकर्सिव, राइट? यानी यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन यानी जो फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा उसे हम रिकर्सिव कहते हैं। लेकिन ये जो पूरी प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रिकर्जन बोलते हैं। यानी जैसे कि सपोज आप मुझे बता सकते हो मानव कोई एग्जांपल उसका? Example. कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर सपोज मान लो फ्रेंड्स, जरूरी नहीं कि हमें सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ही पता हो, क्वेश्चन के आंसर के साथ हमें उसकी आसपास की बहुत सारी चीजें यानी कहाँ पे हम उसको यूज करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, वो सारी चीजें भी हमें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, रिकर्सन आप कहाँ पे यूज करते हो? जो फंक्शन अपने आप को खुद कॉल करता है। फॉर एग्जांपल, आपको फैक्टोरियल नंबर फाइंड आउट करना है, यानी 5 into 4 into 3 into 2 into 1, यानी जब तक एक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक ये प्रोसेस चलती रहनी चाहिए। तो ऐसी कोई इंप्लीमेंटेशन करनी है तो वहां पे आप किसी और पे डिपेंडेंट होने की जगह पे आप अपना खुद का फंक्शन ही खुद पे क्या कर सकते हो? बार बार कॉल कर सकते हो। इज इट क्लियर? ओके, चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। What is meaning of keywords and how many keywords are there? Basically, keyword means predefined word. For example, integer, float, if, for, or there are 32 keywords. ओके, फाइन, राइट आंसर, राइट। लेकिन इसी को ही हम लोग थोड़ा और डेप्थ में अगर बताएं तो इस तरीके से बता सकते हैं कि कीवर्ड्स यानी रिजर्व वर्ड, यानी कि जैसे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इंटीजर है, फ्लोट है, या फिर अगर सपोज मैं बात करूं कि जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्विच, फॉर लूप, व्हाइल लूप, तो ये सारे जो है वो क्या है? प्रीडिफाइंड कीवर्ड्स हैं। लेकिन जैसे हमारे फोन के अंदर आपको कुछ एप्लीकेशन इनबिल्ट मिलती है, राइट? तो जैसे कि वो रिजर्व होती है, सेम चीज हमारे यहाँ पे प्रोग्रामिंग में भी कुछ वर्ड्स रिजर्व होते हैं जिसे हम एज अ वेरिएबल के नाम की तरह यूज नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है अलग अलग प्रोग्रामिंग पे। फॉर एग्जांपल, अगर आप सी प्रोग्रामिंग की बात करते हो तो देयर आर 32 कीवर्ड्स, राइट? अगर सपोज आप डैट प्रोग्रामिंग की बात करते हो तो यहाँ पे 67 कीवर्ड्स है। तो डिपेंड करता है अलग अलग प्रोग्रामिंग पे, राइट? चले नेक्स्ट चलते हैं। What are the constraints for variable declaration? So there are basically 4 constraints in variable declaration. We can't use keyword as a variable name. A variable must start with small letter A to Z, big A to Z, and underscore character. A variable should not contain white spaces. A variable should not start with digits. ओके, करेक्ट आंसर, राइट? जैसे बताया कि वेरिएबल्स के अंदर जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने के टाइम पे स्पेसिफिकली यहाँ पे कुछ वैलिडेशन अप्लाई करने पड़ते हैं, यानी कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं। जैसे सबसे पहला कंस्ट्रेंट, आप वेरिएबल के नाम के अंदर व्हाइट स्पेस नहीं रख सकते। सेकेंड, वेरिएबल का जो नाम है उसमें आप एज अ कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, इंटीजर, तो इंटीजर मेरे वेरिएबल का नाम है और मैं यहाँ पे इंटीजर को ही एज अ वेरिएबल तरीके से नहीं ले सकती।
एक और चीज है, वेरिएबल के अंदर हम लोग डिजिट्स यूज नहीं कर सकते, यानी आप A to Z या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स में ओनली अंडरस्कोर को यूज कर सकते हो। तो ये कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं जब हम लोग प्रोग्रामिंग परफॉर्म करते हैं, तब उस टाइम पे हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। चले आगे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। We use for loop when we know the number of iterations, but when we want to execute our loop based on our condition, we use while loop. ओके, लेकिन अगर मैं बात करूं सपोज की व्हाट इज मीनिंग ऑफ डू व्हाइल लूप? Do while loop जहाँ पे पहले एग्जीक्यूट होता है फिर कंडीशन आती है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा यहाँ पे कि जैसे ही मैंने क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया या फिर क्वेश्चन में थोड़ा दूसरा कोई क्वेश्चन लेके आया, तो कैंडिडेट जो है वो क्या करता है, थोड़ा सा हिचक जाता है, राइट? तो फ्रेंड्स, आपको कोई भी जरा भी यहाँ पे हिचकाना नहीं है, आप इजीली अपने ही कॉन्फिडेंस में आप कोई भी तरीके से उसको आंसर दे सकते हो। हाँ, जरूरी नहीं कि आप क्वेश्चन के आंसर को इंग्लिश में ही दो, आप हिंदी में भी दोगे तो भी चलेगा, लेकिन मेक श्योर कॉन्फिडेंटली उसको आंसर दे पाओ। और जब आपको ना समझ में आए तो आप उस क्वेश्चन को सॉरी सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन, ऐसा करके आप उसको बता सकते हो। एक और चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे कि जैसे ये भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपने उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट किया है, आप उसको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं फॉर लूप की बात करूं तो फॉर लूप यानी सीक्वेंस कंट्रोल लूप, जब आपको पहले से पता है आपका लूप कितनी बार रिपीट होने वाला है। फॉर एग्जांपल, फ्लिपकार्ट के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, जो प्रोडक्ट्स आपको डिस्प्ले होके आ रही है, वो प्रोडक्ट्स जो आपको डिस्प्ले होके आ रही है, पता है आपको कितनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, तो वहां पे क्या चलेगा, फॉर लूप। लेकिन जैसे अगर आप सुपर मारियो जैसी गेम खेल रहे हो, आपने गेम खेल ली, गेम ओवर हो गई, फिर आपको एक ऑप्शन आता है, डू यू वांट टू प्ले अगेन, यस और नो। अगर आप यस कहते हो तो गेम वापस से रिस्टार्ट हो जाती है, यानी लूप वापस से पूरा स्टार्ट हो जाता है, यानी वहां पे क्या होगा, व्हाइल लूप। ओके, व्हाट अबाउट डू व्हाइल लूप? डू व्हाइल लूप जो है वो बेसिकली सी प्रोग्रामिंग में सपोर्ट करता है, दूसरी प्रोग्रामिंग हायर टेक्नोलॉजी में, कुछ प्रोग्रामिंग में वो सपोर्ट नहीं करता। डू व्हाइल लूप का मीनिंग होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। कंडीशन जो है वो लास्ट में चेक होती है, यानी कि आपका पूरा लूप एग्जीक्यूट हो जाए, फिर वो लास्ट में जाके चेक करेगा कि वहां पे आपका लूप एग्जीक्यूट हुआ है, तो वहां पे कंडीशन फुलफिल हुई है या नहीं। अगर नहीं होगी तो फिर नेक्स्ट टाइम पे उसकी इंपैक्ट नहीं होगी। जैसे कि डेटाबेस में से आप डेटा लेके आ रहे हो, लेकिन अगर डेटा ही नहीं है तो वो अंदर जाएगा ही नहीं, राइट? लेकिन एटलीस्ट वो एक बार तो डेटाबेस में अंदर जाए और चेक करे, ऐसा कुछ मुझे अप्लाई करना है, तो मैं वहां पे डू व्हाइल लूप यूज कर सकती हूँ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So Manav, can you explain me how many types of functions? So basically there are two types of function. First, inbuilt function, and second, user defined function. Okay, can you explain me what is meaning of function? Function is a block of code that we can use again and again. But why we use function, Manav? To reduce our code. ओके फाइन, राइट आंसर, राइट? तो जैसे फ्रेंड्स आपने देखा एक पे एक मैंने डिपेंडेंट क्वेश्चंस कैसे यहाँ पे पूछे हैं उनको, राइट? अगर सपोज मैं बात कर रही हूँ फंक्शन की, तो फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट कोड आर यूज्ड टू अगेन एंड अगेन, यानी जब आपको एक ही चीज को बार बार रिपीट करनी है तो आप क्या यूज करते हो, फंक्शन। इसका बेस्ट एग्जांपल है फ्लिपकार्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, प्रोफाइल पिक्चर या अकाउंट डिटेल्स, ऑर्डर्स, आप ये सारे कोड एक ही प्रोग्राम में करोगे तो वो बहुत ज्यादा मैसी हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हो और जब जरूरत पड़े उसको इतनी बार कॉल कर सकते हो, तो हम उसे फंक्शन बोलेंगे। लेकिन फंक्शन के टाइप की बात करूं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन, सिमिलर लाइक हमारे फोन के अंदर कुछ एप्लीकेशन जैसे कि कैलकुलेटर हमें पहले से मिलता है। यूजर डिफाइंड फंक्शन यानी हम खुद उसको डिफाइन कर सकते हैं, यानी आप उसको खुद कस्टमाइज कर सकते हो। आप मानो मुझे बता सकते हो बिल्ट इन फंक्शन, जैसे कि सी प्रोग्रामिंग में कौन से बिल्ट इन फंक्शन है? printf, scanf, getch. ओके राइट, तो जैसे कि यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन printf, scanf, राइट, इसके भी पीछे आप पैरेंथेसिस लगाते हैं, उसे हम लोग फंक्शन बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ फंक्शन? So basically there are four categories of function. First, function without parameter and without return type.
function without parameter and with return type, function with parameter and without return type, and function with parameter and with return type. Okay, but Manav, can you explain me कि function with parameter and without parameters, right? हम लोग कहाँ with parameters and without return type कहाँ पे यूज कर सकते हैं? जैसे कि लॉगिन का एक बटन है हाँ। फ्लिपकार्ट में, उसमें दो पैरामीटर है, ईमेल और मोबाइल, लेकिन उसमें कुछ हम रिटर्न नहीं कर रहे, तो वो फंक्शन विद पैरामीटर एंड विदाउट रिटर्न टाइप. ओके, और जैसे सपोज मान लो कि मुझे रिटर्न टाइप वाला यूज करना है लेकिन विदाउट पैरामीटर, तो वो मैं कहाँ पे यूज कर तो सकती हूँ? फ्लिपकार्ट में आपने देखा होगा कि मोबाइल का पेज है, उसमें आप क्लिक करोगे तो आपको वो मोबाइल का पेज रिटर्न होगा, तो तभी हम वो यूज करेंगे, लेकिन उसमें कुछ पैरामीटर नहीं है. ओके, करेक्ट आंसर. सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि फंक्शन की 4 कैटेगरीज है. अलग अलग कैटेगरीज अलग अलग टाइम पे यूज करते हो, वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे. फॉर एग्जांपल, जब आप एक फंक्शन में कोई वैल्यू पास करना चाहते हो तब आप क्या यूज करते हो? फंक्शन विद पैरामीटर. और वही फंक्शन अगर कुछ वैल्यू रिटर्न करता है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे? फंक्शन विद रिटर्न वैल्यूज को. और यहाँ पे अगर ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आप फंक्शन में कुछ वैल्यू पास भी कर रहे हो और वो रिटर्न भी कर रहा है, तो वो फंक्शन विद पैरामीटर विद रिटर्न वैल्यू कहा जाता है. ऐसा भी हो सकता है कि ना आप फंक्शन में कोई वैल्यू पास कर रहे हो ना वो फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, तो वो फंक्शन बिहेव करेगा नॉर्मल फंक्शन की तरह, यानी कि आप बस उसको कॉल कर रहे हो. तो वो डिपेंड करता है अलग अलग रिक्वायरमेंट्स पे. चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. कैन यू एक्सप्लेन मी डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यूज? So parameter is a variable we use when we use function declaration. जब हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तभी जो हम वेरिएबल यूज करते हैं उसको हम पैरामीटर बोलते हैं, और जो फंक्शन का एग्जीक्यूशन मिलता है मुझे उसको हम बोलते हैं रिटर्न वैल्यू. राइट आंसर, राइट. तो पैरामीटर्स यानी जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं उस टाइम पे हम यूजर के पास से कुछ वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं, उसे हम लोग पैरामीटर्स बोलते हैं. लेकिन जब फंक्शन एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो रिजल्ट यहाँ पे आपको सेंड करता है यानी रिटर्न करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिटर्न वैल्यूज बोलते हैं. मानव, आप मुझे उसका एग्जांपल बता सकते हो पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यूज को, कि यहाँ पे स्पेसिफिकली इसे हम पैरामीटर्स बोलते हैं और इसे हम रिटर्न वैल्यूज. जैसे कि हमने डिफाइन किया void my function, जो my function के अंदर लिखा हमें इंटीजर a कोमा इंटीजर b, उसको हम पैरामीटर बोलते हैं. फिर मुझे चाहिए एडिशन, तो रिटर्न a प्लस b, तो वो मुझे कुछ रिटर्न करना है, मुझे एडिशन करना है, तो रिटर्न a प्लस b, तो वो रिटर्न वैल्यू हुई. ओके, करेक्ट आंसर. चलिए, कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स? सो पैरामीटर तब यूज होता है जब हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, और जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तभी जो वेरिएबल यूज होता है, यानी कि जो वैल्यू हम लिखते हैं उसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट. राइट आंसर. सो फ्रेंड्स, बेसिकली आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर दोनों होता तो एक ही है, लेकिन सिचुएशन पे आप अलग अलग कॉल करते हो. जब आप फंक्शन को डिफाइन करते हो तब हम उसको एज अ फंक्शन पैरामीटर बोलते हैं, लेकिन जब आप फंक्शन कॉल करते हो, अभी जैसे मानव ने बताया कि फंक्शन आपने सम नाम का फंक्शन कॉल करवाया, उसमें आप नंबर 1 एंड नंबर 2 पास कर रहे हो, तो वहां पे हम उसको बोलेंगे आर्ग्यूमेंट्स. और वही टाइम माय फंक्शन यानी माय सम जो फंक्शन होगा वो अपने आप को नंबर 1 एंड नंबर 2 को एज अ पैरामीटर की तरह कंसीडर करेगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. कैन यू एक्सप्लेन मी डिफरेंस बिटवीन एरे एंड स्ट्रक्चर? So array and structure both can store multiple values in a single variable, but array में हम इंटीजर तो इंटीजर ही लिखेंगे, और स्ट्रक्चर में हम अलग अलग डेटा टाइप यानी कि इंटीजर, फ्लोट, फिर एक कैरेक्टर वो लिख सकते हैं. ओके, सो बेसिकली एरे की अगर बात करें तो एरे और स्ट्रक्चर दोनों यहाँ पे कलेक्शन डेटा टाइप है, यानी एरे जो है वो सिमिलर डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करता है, जबकि स्ट्रक्चर सिमिलर एंड डिसिमिलर डेटा एलिमेंट्स की वैल्यू को स्टोर करेगा. फॉर एग्जाम्पल, एरे है, उसके अंदर अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू रख रहे हो तो न्यूमेरिक वैल्यू ही स्टोर कर सकते हो, लेकिन उसी टाइम पे अगर आपने स्ट्रक्चर लिया है तो आप न्यूमेरिक वैल्यू, कैरेक्टर्स वैल्यू, डबल वैल्यूज, मल्टीपल वैल्यूज एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो. ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है आपको स्ट्रक्चर के अंदर. ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज मीनिंग ऑफ टाइप कास्टिंग? जब मुझे जैसे कि मेरे पास अभी एक वैल्यू है इंटीजर में और उसको मुझे कन्वर्ट करना है फ्लोट में, तभी हम टाइप कास्टिंग का यूज करेंगे. ओके, राइट आंसर. लेकिन इसको हम थोड़ा और भी स्ट्रेच करके एक्सप्लेन कर सकते हैं
to convert one data type value into another data type. यानी अगर आपके पास कोई वेरिएबल है इंटीजर नंबर 1 एंड नंबर 2, नंबर 1 को आप डिवाइड कर रहे हो नंबर 2 से और उसकी जो वैल्यू है वो डिवाइडेड वैल्यू आप रिटर्न करवाना चाहते हो, स्टोर करवाना चाहते हो डबल में, तब आप उस टाइम पे उसका जो रिजल्ट है वो कास्ट करोगे किसके अंदर, डबल के अंदर। यानी एक डेटा टाइप की वैल्यू कन्वर्ट करने को डबल के अंदर वहां पे हमने क्या किया, टाइप कास्टिंग कर दिया। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज यूज ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू एंड व्हाई वी यूज ब्रेक एंड कंटिन्यू? When we want to break or stop the loop, we use break statement. But when we want to skip the statement, we use continue statement. ओके, राइट आंसर। लेकिन फ्रेंड्स, जब भी मैंने आपको बोला कि जब आप कोई भी क्वेश्चन को आंसर करते हो तो आप उसको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करो तो वो बेहतर होगा। जैसे कि ब्रेक, फॉर एग्जांपल आपका लूप घूम रहा है लेकिन सडनली कोई सिचुएशन आती है तो वहां पे आपका लूप टर्मिनेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मुझे किसी स्टूडेंट के पास 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एक्सेप्ट करवाने हैं, लेकिन मैंने कंडीशन ऐसी डाली है कि अगर किसी एक सब्जेक्ट में भी अगर उसके मार्क्स बिलो 35 मिलते हैं तो मेरा लूप जो है वहां पे ही तुरंत क्या हो जाना चाहिए, टर्मिनेट हो जाना चाहिए। तो वहां पे क्या आया, ब्रेक। लेकिन कंटिन्यू यानी वो क्या करेगा, स्पेसिफिकली जो स्टेटमेंट होगा उसको वो स्किप करेगा। एग्जाम्पल, आप सुपर मारियो जैसी कोई गेम प्ले कर रहे हो और उसके अंदर सामने एनिमी आता है, तो एनिमी आप पे 3 बार अटैक कर सकता है। तो ये 3 टाइम्स जब अटैक होता है वहां पे हम क्या करेंगे, वो स्पेसिफिक पोर्शन है उसको स्किप करेंगे, ना कि हमारी गेम जो है उसको ओवर करवाएंगे। लेकिन जब ये 3 कंडीशन खत्म हो जाएगी तब हमारा जो है लूप यानी हमारी गेम फिनिश होनी चाहिए। तो कंटिन्यू यानी स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो है उसको स्किप करना, और ब्रेक यानी आप लूप को ही क्या कर रहे हो, पूरा स्टॉप कर रहे हो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कंडीशनल स्टेटमेंट्स? तो कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब होता है कोई कंडीशन, जैसे कि एसी ऑन है कि ऑफ है, फैन ऑन है कि ऑफ है। सो देयर आर 5 कंडीशंस। फर्स्ट इफ कंडीशन, सेकंड इफ एल्स कंडीशन, थर्ड नेस्टेड इफ, fourth else if ladder, and third switch statement. Okay, so Manav, can you explain me where we use nested if statement? जब मेरे पास कोई 2 कंडीशन हो, जैसे कि कंडीशन के अंदर कोई कंडीशन हो मेरे पास, तब मैं नेस्टेड इफ यूज करूंगा। ओके, राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, आपने देखा यहाँ पे 5 अलग-अलग कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट्स, एल्स इफ लेटर, नेस्टेड इफ और स्विच स्टेटमेंट। मानव, कैन यू एक्सप्लेन मी व्हेन वी यूज स्विच स्टेटमेंट? जब मेरे पास अलग-अलग केस हो, जैसे कि नाम ही है स्विच, तो स्विच बोर्ड होता है, तो अलग-अलग फैन के लिए अलग-अलग स्विच होती है, तो मेरे पास अलग-अलग केस के लिए अलग-अलग केस के लिए अलग-अलग वो स्विच केस होगा। सो मानव, आप मुझे बता सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी वेबसाइट के अंदर ये स्विच केस को यूज करना है तो आप कहाँ पे यूज करोगे? ये तो हमारा फैन और एसी का एग्जांपल हो गया, लेकिन मुझे रियल वर्ल्ड इंप्लीमेंटेशन करना है तो मैं कहाँ पे यूज करूंगी? मेरी वेबसाइट के अंदर मैं स्विच स्टेटमेंट को कहाँ पे यूज करूं? सो फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप फ्लिपकार्ट के अंदर देखते हो आपको अलग अलग कैटेगरीज मिलती है, मोबाइल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्लोथ्स है, राइट? तो वहां पे आप क्या करते हो, अगर आपकी कैटेगरीज प्री डिफाइंड है यानी 7 या 8 कैटेगरीज है तो वहां पे अलग अलग केस जो है वो लगा के आप स्विच केस यूज कर सकते हो। और आप मुझे बता सकते हो नेस्टेड इफ हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? जब मेरे पास 2 कंडीशन हो, जैसे कि इफ के अंदर दूसरा इफ, तो मेरे पास एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन हो तब। तो रियल वर्ल्ड में कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग ये कंडीशन? ओके, सो बेसिकली रियल वर्ल्ड में जैसे कि अभी आईपीएल टूर्नामेंट चल रहा है, राइट? तो वहां पे 3 से 4 टीम ने अप्लाई किया हुआ है। 3 से 4 टीम में से कोई एक टीम पहले से ही फाइनल में आ चुकी है, तो बाकी की 2 टीम अगर उसमें से जो टीम विन होगी वही नेक्स्ट वाली जो फाइनल में पहले से है वो टीम के लिए वो क्या करेगी, टूर्नामेंट खेलेगी। यानी नेस्टेड कंडीशन, 2 टीम के बीच में से जो जीतेगा वो नेक्स्ट वाली टीम यानी कि नेक्स्ट जो टीम आएगी उसके लिए प्ले करेगा। एक कंडीशन सही होने के बाद वो दूसरी कंडीशन पे चेक करने के लिए जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंडीशनल स्टेटमेंट एंड कंडीशनल ऑपरेटर।
कंडीशन स्टेटमेंट में अभी आपने देखा नेस्टेड इफ एल्स, और कंडीशन ऑपरेटर का मतलब होता है कि टर्नरी ऑपरेटर, यानी कि कंडीशन क्वेश्चन मार्क ट्रू स्टेटमेंट कोलन एंड फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, सो राइट आंसर, यानी कंडीशनल स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, यहाँ पे नेस्टेड इफ, स्विच, ये सारे कंडीशनल स्टेटमेंट है। लेकिन अगर मैं कंडीशनल ऑपरेटर की बात करूं तो वहां पे मैं उसे टर्नरी ऑपरेटर बोलती हूँ। टर्नरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक्सप्रेशन 1, अगर आपका एक्सप्रेशन 1 सही होता है तो वो एक्सप्रेशन 2 को एग्जीक्यूट करता है। लेकिन अगर आपका एक्सप्रेशन 1 फॉल्स होता है, कंडीशन खोटी होती है, तो वहां पे वो क्या करता है, एक्सप्रेशन 3 को एग्जीक्यूट करेगा। मानव, आप मुझे बता सकते हो कंडीशनल ऑपरेटर रियल वर्ल्ड में हम कहां पे यूज कर सकते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो जैसे कि एग्जांपल, अगर आप कोई मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह कुछ बना रहे हो और वहां पे आपको कलर, थीम का कलर अप्लाई करना है, यानी जैसे कि सपोज आपने देखा होगा डे एंड नाइट थीम, राइट? अगर सपोज शाम के 6 बजे से ज्यादा का टाइम है, यानी अगर आपकी क्लॉक में 6 बजे से पहले का टाइम है, तो यानी वो डे कंसीडर करेगा, तो कलर जो है थीम वो लाइट थीम आ जानी चाहिए। लेकिन अगर सपोज नाइट का थीम है तो वहां पे अगर 6 बजे के बाद का टाइम है तो वहां पे थीम दूसरी चेंज हो जानी चाहिए, यानी नाइट मोड थीम जो है वो अप्लाई होनी चाहिए। यानी फ्रेंड्स, जब आप इफ और एल्स अगर मल्टीपल यानी 4 स्टेटमेंट्स आप एक साथ नहीं लिखना चाहते तो वहां पे एक ही लाइन के अंदर आप टर्नरी ऑपरेटर को यूज कर सकते हो, तो इससे आपका काम इजी हो जाएगा। ज्यादातर जावास्क्रिप्ट, डार्ट प्रोग्रामिंग, पाइथन ऐसी प्रोग्रामिंग में इसको हम ज्यादातर यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने आप लोगों के लिए ये वीडियो सीरीज प्रिपेयर की है। ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी आपके इंटरव्यू के इनिशियल स्टेज को क्लियर करने के लिए। फ्रेंड्स, आपने इसमें देखा हमने क्वेश्चन एंड आंसर रखे थे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस को हमने करेक्ट भी किया था। फ्रेंड्स, ये चीज तभी पॉसिबल होगी जब आप भी इसको प्रैक्टिस करें और रूटीन में इम्प्लीमेंट करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि आप आईटी कंपनी के अंदर एक अच्छी पोजीशन के लिए अप्लाई करो और वहां पे उसके लिए आप इजीली क्रैक कर पाओ इंटरव्यू, तो आपको ये वीडियो सीरीज को रिपीट एंड रिपीट देखना है और उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।